बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, 8 जुलाई बुरहान वानी की वो शहादत का दिन था और उसी के साथ आज तकरीबन उसकी शहादत के 6 साल हो चुके हैं और इन 6 सालों के दौरान उस शख्स के, उस नौजवान के फॉलोअर, जिन बच्चों ने अपनी हाथों में बंदूकें ली हुई थी, वो इस 6 साल के दौरान कहीं अपनी जानें दे चुके हैं या कहीं अभी तक वो बंदूकें हाथ में थामे 9 लाख फ़ौज के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं। हम सारे अपनी रियासत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और कश्मीरी जो हमारा डायस्पोरा है, जो मिडल ईस्ट में है या अमेरिका में जहाँ भी है, उन तमाम की तरफ से इज्तिमाई तौर पर बुरहान वानी के ख़ानदान को अखराज अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि उनका नौजवान बच्चा हमारी तारीख़ का हीरो और हमारे सर फ़ख्र से बुलंद करके गया। जान तो उसने दे दी, लेकिन बहरहाल कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में एक तारीख़ रकम करके गया और उसी के साथ उसके ट्रेन किए हुए वो नौजवान जो आज तक बंदूक संभाले हुए उस हिंदुस्तान फ़ौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। हम सारे मुसलमान रियासत के, पाकिस्तान के और कश्मीरी उन सब को सलाम पेश करते हैं और यकीनन इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम तो नहीं लेकिन हमारी नस्लें ज़रूर कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद देखेंगी और ये बच्चे और इनकी औलादें कश्मीर पर ख़ुद हुक्मरानी करेंगे, कश्मीर के हवाले से ख़ुद फैसले करेंगे। आज तक ये मुल्क, ये कश्मीर जो है वो आज़ाद हो चुका होता, लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती कि हमारी जो लीडरशिप थी, जो सवाए इक़्तिदार के उनके पेश नज़र कोई और चीज़ नहीं रही और वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी से हट कर अपने इक़्तिदार के लिए वो तमाम रिसोर्सेज जो थे या अवामी कुव्वत जो थी या अपनी सियासी कुव्वत जो थी, वो इस तरफ इक़्तिदार के हुसूल के लिए उसको झोंकते रहे और वो आज तक मुसलसल उसी कोशिश और उसी दौड़ धूप में मशगूल हैं। ये हालत वहाँ मकबूजा कश्मीर में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह है। सवाए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वो लीडरान जो जेलों में या सड़ गल रहे हैं या जो जाने दे चुके हैं या जो घरों में हाउस अरेस्ट हैं, वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से एक सिंसियर तरफ रखते हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। बिलखुसूस जो यासीन मलिक हैं और गिलानी साहब हैं, इन सब लीडरान को सलाम पेश करते हैं कि वो आज तक इस बंदूक को और अपने इस मौक़िफ़ का जो अलम है उसे थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल करीब में वो कश्मीर के हवाले से अच्छी खबरें देखेंगे, इसलिए कि वो बहुत सारा जवान खूर कश्मीर की आज़ादी के लिए देख चुके हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चूँकि उसकी जो इस वक्त उरूज पर है, उसकी सियासी सरगर्मियाँ और उसकी जो तकरीरें हैं उस हवाले से एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात हैं और पाकिस्तान से जो मरकज़ी लीडरशिप है वो भी आज़ाद कश्मीर में पहुँच चुके हैं, लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने जो ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि मरकज़ी हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और इस मुदाखलत के हवाले से और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जो उन्होंने पैसे लोगों को तकसीम करने की कोशिश की है, बल्कि पैसे दिए हैं, उस हवाले से भी हम अपने इस प्रोग्राम के दौरान उस वीडियो जो क्लिप है वो दिखाएंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है, एक तफसीलन ख़त है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उस हवाले से भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और साथ ही अभी हाल ही में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की जो मीटिंग हुई है जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने साथ शरीक गुफ्तगू जो साहिबान हैं, जनाब राजा कफील अहमद खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी और जनाब राजा उस्मान साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच सर, बोथ ऑफ यू, कि आप राय साहब बिलखुसूस आपका जो तज्ज़िया। और आज हम ये चाहेंगे नाज़रीन कि हम LA1 मीरपुर से शुरू करें।
और हम मुजफ्फराबाद तक आएँ और एक सरसरी तजिया पेश करें कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आइंदा असम्बली में ये जीत कर तो असम्बली में आएंगे और अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। याद रहे कि हमारी जो आइंदा आने वाली जो दौड़ होगी, जो हुकूमत बनेगी, उस हवाले से मैं राय साहब आपसे भी गुजारिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हूँ, जो उन्होंने ख़त लिखा है उस हवाले से आप क्या करंट जो उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जो वफाकी वज़रा या जो और जो अहम शख्सियात हैं यानी पाकिस्तान की, तो उनको ज़ाब्ता अखलाकी पाबंदी बनाई जाए और उनको पाबंद किया जाए कि जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन का, एक तो जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो उनका ख़त है वज़ीर पाकिस्तान के, तो चीफ इलेक्शन कमीशन शाह साहब जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है, ये एक आइनी अदारा है। पहली बात तो ये थी कि अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कोई शिकायत थी तो उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, आइनी कार्रवाई करनी चाहिए और फौरी कार्रवाई। अगर वज़ीर अमूर कश्मीर समेत वफाकी वज़रा या और कोई भी अहम शख्सियात कहीं को इस तरह की ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी मुलव्वस है, तो चिट्ठियाँ लिखने से भी कभी को होता है। चिट्ठी क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कार्रवाई करेगा उस आदमी के खिलाफ? भाई आइनी ओहदा आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, सारे मजिस्ट्रेट जुडिशरी सारी इख्तियार आपके पास हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो उस शख्स को नायल करार देने के साथ किसी शख्स को उसको सजा की और उसको आइन ने इख्तियार दे रखा है। तो इसमें मुझे तो इस पर नहीं लगता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर वहाँ इसका इजलास बुलाना चाहिए था, उस शख्स को जिसको उसको नोटिस, उस बंदे को नोटिस सर्व करना चाहिए था और उसके लिए सख्त इन कार्रवाई करे। अगर एक आध बंदों के खिलाफ कार्रवाई होती तो उसमें अब सवाल ये आता है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने चिट्ठी लिखती है, तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? क्या आपको पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल मौजूद है कि अगर किसी वज़ीर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की हो? ये शाह साहब को पहला वाक़ा नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत है, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर है या और जो वफाकी वज़रा हैं, इससे 2016 के इलेक्शन में, 2011 के इलेक्शन में वो ऐसे ही होता रहा। यानी पहले तो कश्मीर काउंसिल के पैसे थे बेदरे वो इस्तेमाल होते थे सरेआम, यानी करप्शन के लिए, लूट मार के लिए इस्तेमाल होते थे, वोट खरीदने के इस्तेमाल होते थे। अभी जो नया ट्रेंड इस्तेमाल किया है कि इन्होंने, वो कश्मीर काउंसिल का पैसा तो नहीं है, इन्होंने मुखैर हज़रात यानी पकड़े हैं कि भाई एक आदमी से 50 करोड़ रुपया ले लो तो जाकर वहाँ से यानी वोट वो खरीदना शुरू। अब सारा जो बात है कि इस यानी चिट्ठी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि इन्होंने खुद यानी 17 जुलाई को खुद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो अब इनकी अपनी पार्टी है मुहिम में जाना है वहाँ पे, तो अभी है कि क्या इस चिट्ठी अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता फिर सवाल ये होगा कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसके आइनी इख्तियारात वो भी सवालिया निशान बनेगी। तो या तो ये चिट्ठी लिखनी नहीं चाहिए थी, अगर लिखी है तो फिर उसको अमल दरामद कराएं। तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो मॉनिटरिंग कमेटियाँ भी कायम कर दी हैं, वो हमें अखबार में आया था कि हर हल्के में हर ज़िला में मॉनिटरिंग कमेटी मौजूद है, उन मॉनिटरिंग कमेटियों की रिपोर्ट लें और जो सरकारी मुलाजम से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने चूंकि ये बड़ा एक अहम इशू था इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के जो ख़त था वो उस हवाले से भी, लेकिन मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसर अगर आप एक तबसरा आप तजिया पेश करें बुरहान वानी के हवाले से कि उसने जो जान दी और उस हवाले से उस तहरीक के हवाले से और वहाँ के जो मुजाहिदीन की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो क्या है? हमारे पास एक मसाल है जी कि जो मुज़ाहिमती जदोजहद है अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे पास है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने मुज़ाहिमती जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया। दुनिया की तमाम ताकत एक तरफ, तालिबान एक तरफ। आज तालिबान नेते तालिबान कोई दुनिया उनकी सपोर्ट नहीं कर रही है। आज तालिबान ने दुनिया की 3-4 सुपर पावर को शिकस्त देकर तस्लीम करा दिया कि मुज़ाहिमती जदोजहद होती है। तो 8 जुलाई 2016 को जो बरहान मुज़फ़्फ़र वानी की जो शहादत हुई थी, उस शहादत के बाद जो कश्मीर का नौजवान बाहर निकला, जो कश्मीर के नौजवान ने बंदूक उठाई थी, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग इस तहरीक में शामिल हुए थे। तो उस हालात का तकाज़ा ये था उनको लीड करता। अब उनका इशू था लीडर, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि कश्मीर का तहरीक का अलविया ये है कि हमने 72 साल से इसलिए नहीं है कि हमारे पास लीडर नहीं है। हमारे पास जो मकबूदा कश्मीर के लीडर हैं भारत नवाज़ हैं, जो मुजफ्फराबाद के लीडर हैं इस्लामाबाद के नवाज़ हैं, जो गलगीत के लीडर है वो इस्लामाबाद नवाज़ है, वो उनको इख्तियार चाहिए। अब जो हमारी मुज़ाहिमती जदोजहद जब नहीं होगी, आपको 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, साथ मुज़ाकरात में साथ बंदूक होती है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप बंदूक छोड़ दें और कोई आपके साथ टेबल पर आ जाए। अभी जो तालिबान ने अमेरिका को टेबल पर कैसे बैठाया, बंदूक ने बैठाया।
या उससे पहले जो मोदी या मोदी से पहले वाजपेयी से मतलब उसके बाद मनमोहन सिंह, इसके बाद हिंदुस्तान के जितने वज़ीर-ए-आज़म थे, ये जो हमारे मुजाहिदीन ने जब मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया, हिंदुस्तान के 60,000 से लायक वो जो मारे गए, तो फिर मज़ाकरात के रास्ते जाना है। और ब्रेक से वापस आकर हम इसी हवाले से, लेकिन साथ ही हम जो इस वक्त करंट सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर, उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी राजा उस्मान साहब, आपसे मेरी जो गुजारिश है कि इस वक्त तो हाल ही में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, और उसके साथ मैं कल ही देख रहा था कि उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के, उनकी फिर तफसीलन गुफ्तगू अमीन गंडापुर साहब से भी हुई। आप इस हवाले से किस तरह देख रहे हैं कि बैरिस्टर साहब जो पिछले दिनों बिल्कुल आउट हो गए थे इस सीन से और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से और जलसे जुलूसों से, और बड़ी जो हाई लेवल मीटिंग होती थी उससे भी उनको आउट कर दिया था, लेकिन किस तरह से वो दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ख्याल आया और उन्हें दोबारा बुलाया और उनको रीएक्टिवेट किया, रीइनिशिएट किया, और मेरा ख्याल है कि उनको ये आसरा भी दिलाया कि नहीं, यू आर ओवर प्राइम मिनिस्टर। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह पिछले कुछ दिनों से उनको एक खत भी लिखा गया था हसास इदारों की जानिब से कि आपकी जान को ख़तरा है, आप अपनी इलेक्शन मुहिम ना चलाएं। फिर उसके अलावा इससे पहले भी हम देखा बिल्कुल बैकफुट पे हो चुके थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, और इमरान खान से मुलाकात एक उनके लिए भी अच्छा है और उनके जो वोटर्स हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा पैगाम है। और वोटर भी कुछ मायूस हो गए थे कि शायद हो सकता है इनको बैकफुट पे धकेला जा रहा है, और हो सकता है कि इनको जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो दौड़ थी उसमें से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब दोबारा एक उम्मीद ज़िंदा हो गई है, जिस तरह उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, और अपने वोटर्स को यकीन दिलाया कि नहीं, वो अभी भी बिल्कुल इस हवाले से वेल अवेयर हैं और सियासी मैदान में सही दौड़ने के काबिल हैं और वो इलेक्शन जीतेंगे। जो हसास इदारों की जानिब से ख़त लिखा गया था कि इनकी जान को ख़तरा है, इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, तो ये इसके ऊपर एक बहस चल रही है कि ये ख़त किस तरह लिखा गया, मैनेज किया गया, ये क्यों लिखा गया, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। और उसके बाद दोबारा वो खुल के सामने आए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। और जिस तरह उनके जो सेक्रेटरी हैं सरदार इम्तियाज़ साहब, उन्होंने भी मुलाकात की, अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की, तफसीलन जो सूरत हाल है हल्के की उस हवाले से भी उनको। जी राज साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के फ्यूचर के हवाले से? चूँकि देखिए जो मुहिम जरदारी साहब के दौर में भी वो मुहिम के इलेक्शन मुहिम के वो इंचार्ज थे और उन्होंने काफ़ी सारी सीटें ली। अब भी उनके पास जीतने के बाद मैं बचाऊँ कि जो गेम होगी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हाथ में होगी। ये इस तरह आसान नहीं है कि उनको वजारत उज़्मा से इग्नोर कर दें और किसी और नए चेहरे को ले। जी सब ये हमारे आज़ाद कश्मीर की बदकिस्मती है कि जब ये जो पाकिस्तान बेस्ड जमातें हैं, जब हमारे जो पिछले इलेक्शन हुए, तो इन जमातों में एक ग्रोह होता है जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनको आज़ाद कश्मीर में कोई कठपुतली वज़ीर आज़म मिले, कोई लूला लंगड़ा सा मिले जो उनकी हुक्म पर लब्बैक है। और वो 2016 में भी आपको याद होगा कि फ़ारूक अदर के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म उनको हटाने की कोशिश की, तो इस्लामाबाद से हमारे एक साफ़ी को लॉन्च किया गया वज़ीर आज़म बनाकर, तो वो सख्त रद्दमल हुआ। वहाँ से सिकंदर याद साहब ने रद्दमल किया, शाह गुलाम कादर ने, तारफ़ फ़ारूक ने। तो उस वक्त की नून लीग ने एक गट्ठे होकर तो दो टोक पाकिस्तान लीडरशिप को, नून लीग लीडरशिप को आगाह किया, हम किसी ऐसी मुहिम जो का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर किसी ने अटैम्प्ट की उसका सख्त रद्द हुआ, तो वो जो लोग वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, फ़ारूक अदर को नहीं बनाना चाहते थे, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। बिल्कुल सेम वही, यानी सिर्फ करैक्टर बदले हुए हैं। उस टाइम आसफ़ किरमानी थे, परवेज़ रशीद थे, तभी कौन अभी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, 2-3 और बीच में अदारे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि मुजफ्फराबाद में उनको एक छोटा बच्चा जमूरा वज़ीर आज़म मिले, जैसे बुज़दार टाइप का, जो उनको ऐसे हालात में बैरिस्टर सूट नहीं करता। तो ये गुज़श्ता 3-4 माह से बाकायदा एक मनसूबबंदी के तहत एक बंदे को लॉन्च किया गया, उससे वसाइल इस्तेमाल किए गए और ये तसर पैदा किया गया कि वो, आपको याद होगा कि एक दिन एक अखबार ने खबर छाप दी, बाग के एक मकामी अखबार ने, कि अली अमीन गंडापुर के नाम से एक आइंदा वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान होगा। तो अगले दिन उसी ग्रुप ने उसकी तरदीद छपा दी। अच्छा एक मिनट उसने तरदीद छपा दी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब की बैरिस्टर के साथ मुलाकात हुई, तो ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद में, जिसके द्वारा आपको जो करतार धरता है पाकिस्तान की सियासत के, जो इस हमारी चारों सूबे, उनका एक ताकतवर ग्रोह ने ज़ाहिर पैगाम दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि ऐसा नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर है और कोई अगर इस तरह का आप किसी, तो वो सख्त रद्द अमल था उन अखबारी बयानात का, उस तरह के इक़दाम के बाद
बाज़ लोगों का, तो वो फिर उस पर इमरान खान को कहा गया, चाहता हूँ इमरान खान को कहा गया कि बैरिस्टर को बुलाएं, बैरिस्टर साहब को बुलाएं, जाकर बात हुई और चीज़ों को तय कर लिया गया और कोई उनको यकीन नहीं करे कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आप लेकर नाजरीन को वो क्लिप भी दिखाएं कि जनाब हमारे जो तनवीर इलियास जिनके हवाले से आप गुफ्तगू करना चाहते हैं और आप ग्रुप या रिप्रेजेंटेशन या ये लाना चाहते थे, मैं ये चाहूँगा कि अवाम ये हमारे जो नाजरीन हैं वो देख सकें कि उनके घर जो सरदार हाउस है बंगोई में जो लोगों का हुजूम है उनके गेट पर, ज़रा लोग अपनी नज़रों से देखें कि लोगों का जो एक हुजूम है जो हर रोज़ अपने हाथों में हार उठाए वो उनके गेट पर सुबह से शाम तक रहते हैं, ज़रा लोग वो भी देख सकें उस हवाले से। ये लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या? मैं यही राय साहब आप ये बताएं कि इस वक्त अगर वो पॉपुलर नहीं है, इस वक्त जिस लोग तो पहले दीगर जितने लीडर हैं वो सारे जो है उनको दावतें दी जाती है, अब सारी वो खुद जाते हैं लोगों के यहाँ, क्रिएट करते हैं इवेंट को और जाते हैं। तनवीर इलियास साहब को लोग दावतें देते हैं, बुलाकर जलसा कराते हैं, अपने घरों में बुला रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, उनके जलसे कामयाबी से करा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, एक बहुत बड़े सरमायादार हैं, जिस तरह वो इलेक्शन में कूदे हैं आनन फानन, पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। एक हवा छोड़ी गई पहले कि वो आ रहे हैं वस्ती में इलेक्शन लड़ने के लिए, वैसे ही एक था, लेकिन फिर उनका मूड बन गया, वस्ती में वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कूद पड़े रवला कोट से भाग के लिए। तो अब जिस तरह लोगों का फौज ज़फ़र मौज उनके दरों पे पहुंची होती है कि हम उनसे मिलें, किसी न किसी तरीके से हाथ मिलाएं, हो सकता है कि लोगों के अपने को मफादात हो। आपको पता है कि मफादाती सियासत है, नज़रियाती सियासत तो हमारे यहाँ वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, तो हर बंदा अपने मफादात के लिए उनके दरवाजे पे शायद पहुँच रहा हो कि शायद मैं कुछ मुस्तफ़ीद हो जाऊँ। बज़ाहिर जिस तरह ये आप दिखा रहे हैं फुटेज, ये तो इसका मतलब तो यही है कि हम आते हैं वापस दोबारा LA1 मीरपुर डडियाल की तरफ। जी जी, इसमें अगर मैं थोड़ा ऐड करूँ, ये जो पैसे लेने वाले लोग होते हैं ना लीडरों से, तो वोट और इसमें शासा बड़ा फ़र्क होता है। और हमारे सियासत में हर हल्के में देखें कि 50-60 कारकुनों का एक ऐसा ग्रोह होता है, टोला होता है कि जो सुबह एक लीडर के होता है, पता लगता है उससे दिहाड़ी ले ली, हफ्ता गुजर गया, अगले दिन दूसरे के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये सोचे या तनवीर इलियास साहब जो इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं कि कोई उनसे पैसे देकर वोट देगा, ऐसा नहीं है। तो लोगों का वोट डालने का तरीका अलग है, वो 25 जुलाई को होंगे। ऐसे अभी तक एक लोगों का ट्रेंड है, लोग हमारी मेहनत करते नहीं है, तो शाम का अगर उसको 2000-5000 मिल जाए तो कहते हैं ठीक है मिल जाए। तो इसमें ज़्यादातर अक्सर पाकिस्तान बेस्ड लोगों के, पठानों की है, वहाँ की LA1 जी, LA1 मीरपुर 1 जो है, इसमें जो सूरत हाल है, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मसूद खालिद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर सादिक, और इस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है अजहर सादिक जो चौधरी यूसुफ के सगे भतीजे, इनके वालिद जो थे बड़ा अच्छा खानवादा है, बड़े नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ PTI का बड़ा राइट चॉइस है ये जो इस नौजवान को जो टिकट दिया। जी, और इस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो गुलाम रब्बानी बर्क हैं, जो LA1 से विनिंग कैंडिडेट कौन? यहाँ पे 1-to-1 मुकाबला हो रहा है PTI का, मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तीनों उम्मीदवार, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। और कहा यह जा रहा है कि इन तीनों में जो है ना मतलब बहुत कम मार्जिन से जो भी इंतखाब जीतेगा। अच्छा, LA3 में चले जाते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की क्या सूरत है? इसके बाद आते हैं LA2 में। LA2 का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ब्रीफली LA2 में इस दफ़ा जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, वो कासिम मजीद, चौधरी मजीद के साहबजादे हैं, और इसी तरह यहाँ पे ज़फ़र अनवर साहब हैं, नज़ीर इनकलाबी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और PTI के ज़फ़र अनवर साहब हैं। और यहाँ पे जो सिटिंग अभी MLA थे वो थे चौधरी मजीद साहब, तो वो अपनी सीट का दिफा उनके साहबजादे जो हैं वो करेंगे, कासिम मजीद साहब। ये सूरत हाल है। LA3 जो है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के पोजीशन क्या है उनके? चौधरी सईद 1-to-1 का इनका मुकाबला है। जिस तरह 2016 के इंतखाबात में चौधरी सईद ने यहाँ से इंतखाब जीता था, और जब वो नायल हुए तो ज़िमनी इंतखाब में बैरिस्टर सुल्तान ने उनके साहबजादे को शिकस्त दी थी। तो इस तरह इस हल्के से इन 5 सालों में ये दोनों में चूंकि हम इतना तो प्रिसाइजली जाएं तो वक्त हमारे पास खत्म हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि मीरपुर में कितनी सीटें PTI प्रोक्योर कर लेगी, जीत जाएगी? बजाय लग रहा है मीरपुर से PTI दो के करीब सीटें निकाल सकती है। और कोटली में जो है सूरत हाल इसके बरक्स है। कोटली में
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी सीट निकालने की पोजीशन में है, मुस्लिम लीग नून भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट भी निकलाएगी और कहा यह जा रहा है कि वहाँ से भी एक एक सीट एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मिल जाएगी, एक नून लीग को भी मिल सकती है, पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को भी सीट मिलने की कोई एक सीट मिल जाएगी। मुझे ब्रेक पे जाना है नाजरीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम राजा कफील साहब से पूछेंगे कि ये पुंछ डिवीजन के हवाले से ये अपना तबसरा पेश करें और इसी तरह से जफराबाद के हवाले से। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी राय साहब, आपकी तरफ पुंछ डिवीजन। पहले मैं जो उस्मान तार साहब ने मीरपुर या डिवीजन में, उसमें मीरपुर डिवीजन में बिम्बर की 3 सीटें, ज़िला बिम्बर की, और ये जो बिम्बर हमारा डिवीजन है इसकी 13 सीटें हैं। 13 सीटें में शाह साहब इस टाइम जो हुक्मरान जमात है, कि अफसोसनाक बात यह है कि जो फ़ारूक अदर साहब की मुस्लिम नून है ये सिर्फ 2 सीटों पे कंपटीशन में है, और मोहतरम तारफ़ फ़ारूक साहब और एक दूसरे हल्के में राजा नसीर साहब है, और बहुत बुरी तरह के साथ जो एक अफसोसनाक बात यह है कि इस हुकूमत में इसकी क्यों ऐसा हुआ और मुस्लिम लीग को ऐसे क्यों ऐसा हुआ, तो ये तो ज़ाहिर अभी तक उन्होंने अपनी इंतखाबी मंशूरी पेश नहीं, ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर अभी वहाँ इस टाइम जो गालिब अक्सरियत जो लोगों का जो ट्रेंड है वो मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों में, उसमें से पीटीआई खासी मार्जिन पे है, दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी है, और 2 सीटें शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ले ले, और 1 आध सीट नून लीग हो सकती। पुंछ डिवीजन हमारा इंतहाई दिलचस्प है, 11 सीटें हैं पुंछ डिवीजन की। उसमें पुंछ डिवीजन आबासपुर का आपको पता वाज़े क्लियर है, कयूम नियादी साहब के पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के अमजीद यूसुफ साहब हैं। इसी तरह के साथ और मतलब जो पीटीआई के इस टाइम सबसे जो मजबूत उम्मीदवार हैं पीटीआई के, तो पीटीआई पे इसमें साबिक़ वज़ीर भी रह चुके और अच्छा है इनका एक हल्का अभाव है, तो कयूम नियादी साहब की बेहतर पोजीशन है। बाकी उम्मीदवार अभी ज़रा 2 हफ्ते बाकी हैं, आगे भी जाएंगे। सेम जो अजीरा है, अजीरा में जो साबिक़ स्पीकर हमारे गुलाम सादक साहब के जो बेटे हैं, तो वो खासी यानी बेहतर है, उसकी पोजीशन बेहतर है। बाकी ये है मतलब जो पीटीआई के है, लेकिन वो भी दिलचस्प हल्का है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प माहौल है रावलाकोट शहर की 2 सीटें। रावलाकोट शहर की 2 सीटों में साबिक़ सदर याकूब साहब 2 काउंसलर हैं, और उनको सख्त मज़ामे का सामना है रावलाकोट शहर से कि आबद हुसैन आबद साहब जो यानी साबिक़ वज़ीर भी हैं, उन्होंने सख्त एहतजाज किया। तो पीपल्स पार्टी डिवाइड हुई है रावलाकोट में उनके आज़ाद उम्मीदवार से बगावत से, तो वहाँ सरदार साहब को सख्त मज़ामत का इस बार, यानी उनको पहली दफ़ा भी यानी ज़मीनी इलेक्शन में सरदार साहब को आजमाइश से 2-4 होने पर फिर सरदार साहब मुश्किल में जीत तो जाएंगे, लेकिन सख्त बहुत क्लोज कंपटीशन है। फिर जो हल्का 5 है जो हमारा एल जो हमारा 22 है, हल्का 5 है जहाँ हमारे सगीर चुगता साहब की एलिया है, तो वहाँ भी कल सगीर चुग वो जो ये साबिक़ स्पीकर शाह खालिद साहब ने हमायत की है, अभी वहाँ सख्त कंपटीशन है, वहाँ भी बरादरियों की सियासत शाह साहब हावी हो गई है वहाँ पे इस हल्के में, अभी क्लोज 1-to-1 कंपटीशन जाएगा। नहीं असद साहब आज़ाद उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम नून ने खालिद वसी साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्लिम नून ने खालिद वसी साहब को टिकट दिया है, तो वो अभी तक नहीं बना सके, वो अभी तक बिल्कुल वो मोमेंटम ही नहीं, उनका माहौल ही नहीं बन सका। तो बाकी जो असद इब्राहिम साहब हैं, वो जो खालिद इब्राहिम के बेटे हैं, वो बहुत अच्छे यानी उनका अच्छा टेक ऑफ होया हुआ है। फिर इस तरह के साथ ये जो बेवा है यानी सगीर चुगता है, ये भी अच्छा। और फिर आपका मंजूर क्यानी साहब याद रखिए कि वो भी बड़े चुके, उन्होंने उन लोगों ने स्पॉन्सर किया मंजूर क्यानी को आगे लाया कि जिन्होंने उस हल्के में अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे बहुत अच्छे काम है, लेकिन काम किए हैं लोगों के। तो आप हल्के में वहाँ जब पैसों की बोरियां खुली हुई हैं, जैसे आपने खूब अभी हमें ये तस्वीर दिखाई है ना, सरदार लोगों के जमे गफीर है, लोग पैसे लेने के लिए हुए ना, तो वहाँ क्या करेगी क्यानी साहब, वहाँ पैसों का अल्लाह करे ऐसा ना। हम तो ये कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है पैसों की सियासत का, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी के बेस कैंप है, पाकिस्तान के रियासती अदारों को इसका नोटिस है। हम एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे कि मीरपुर में अली अमीन गन्नापुर साहब किस तरह से पैसे तकसीम कर रहे हैं और किस अपनी तकरीर में लोगों को बुलाकर वो नोटों की दत्ती जो है वो किसी के हवाले कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें, और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर जरा इसको भी देखिएगा। और जी अच्छा 14 आते हैं, उसके बाद हमारा दिरकोट आता है, तो दिरकोट में वो एसपी साबिक़ सरदार अतीक साहब
यानी मुस्तकिल मजाजी के साथ, आपको पता है उनका अपना स्टाइल है सियासत का, पिछले 45 और साल हाँ वो भरपूर तरीके से जो उनकी तरबियत है सरदार यानी मजाद अव्वल की, वो बिल्कुल उसी तरतीब के साथ, उसी तरबियत के साथ बहुत एक सॉफ्ट एक इमेज लेकर वो जा रहे हैं। और अतीक साहब को यानी मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पर चैलेंज हो, यानी अटेम्प्ट हो रही है, उसमें कोशिश हो रही है, अभी धमकियाँ दी जा रही है। लतीफ़ खलीक जो है 2 दिन से बड़ा तारीही हो रहा है ना 3-4 कि हमारे तनवी एक हमारा बाक MLA जो यानी वज़ीर आज़म साहब के उम्मीदवार वो धमकियाँ दे रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दें, तो वो अभी ये करें कि मैं मदाखलत करूँगा दिरकोट, हम अतीक साहब को हराएंगे। और कल वज़ीर अमूर कश्मीर साहब ने हमारे एडिटरों के साथ मुलाकात में कहा कि हम जो इफ्तिखार अयूब साहब करें हम इसको शामिल कर रहे हैं PTI में, यानी जो नून लीग को जिसको टिकट जो यानी दस्तबरदार हुआ था तो वो करे इसको, यानी पूरी कोशिश है एक ग्रोह की तरफ से हम सरदार अतीक को आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर मुश्किल हालात वहाँ पे नहीं। तो आप जनरली ओवरऑल आप अतीक साहब बेहतर देख रहे हैं, अतीक साहब को जो अपने वोटर हैं वो भी बड़े, अतीक साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत में काम नहीं हो सके। 45 सालों में एक जमात वहाँ से जीतती आ रही है। नहीं तो आपका क्या हाल है, अतीक साहब सीट लूज कर लेंगे? सर देखें पिछली दफ़ा के इलेक्शन के ऊपर आप नजर डालें तो बहुत कम मार्जिन से अतीक साहब जीते थे, यानी वो वहाँ पे अगर जमात इस्लामी का नॉन लीग का मेजर लतीफ की जो जी उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। पिछले इलेक्शन में अगर जमात इस्लामी नॉन लीग का इत्तेहाद हो जाता तो अतीक साहब हर सूरत ये सीट अपनी लूज कर रहे थे। लेकिन वो टिकट भी इशू है, जो PTI का टिकट मिला ना इसको इसी के साथ हमारे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया, और इसी के साथ आप एक नाले पे ब्रिज देख सकेंगे कि ये वो ब्रिज है कि जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया है, और इसी ब्रिज की स्ट्रेंथ पर मंजूर कियानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और वो इस हल्के में बड़े मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और उनके साथ एक पूरी टीम है जो लोगों को अपने जो काम उन्होंने किए हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनके साथ, और अपनी दयानतदारी है, ऑनेस्टी है, उसको लेकर वो घर घर जा रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि आप उनके इस काम को और उनके नाम को भी याद रखेंगे। हम ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।